जय हिंद साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएम होम स्टडी में। बच्चों, आज हम यहाँ पृथ्वी और हमारा जीवन पाठ एक हमारा सौरमंडल पढ़ेंगे। बेसिकली यह दूसरा पार्ट है। हमारा सौरमंडल पाठ के कुछ टॉपिक जैसे कि आकाशीय पिंड क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल, सौर मंडल, सूर्य और ग्रह के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पृथ्वी यानी कि अर्थ, इंग्लिश में इसको अर्थ कहते हैं। सूर्य से दूरी की क्रम में तीसरा ग्रह है, ठीक है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भूआब का यानी कि जियोइड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं, इसलिए इसे हरित ग्रह यानी कि ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इसे भी जाने, खगोलविदों के अनुसार कई तारों के पास हमारे सौर मंडल की भांति ग्रहों, उपग्रहों आदि आकाशीय पिंडों से बना सुव्यवस्थित तंत्र हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी नीली दिखाई दे रही है, ठीक है। ये अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसे दिखती है, ये चित्र बना हुआ है, आपकी बुक में भी दिख रहा होगा। तो चलिए इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो अर्थ यानी कि पृथ्वी हमारी जो दिखाई दे रही है, ये देखिए जियोइड आकार की दिखाई दे रही है, ठीक है। और अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी ऐसे दिखती है, जैसा कि पाठ में अभी हमने पढ़ा। आगे हम पढ़ते हैं सैटेलाइट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उपग्रह। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो आपने चंद्रमा को रात में देखा हुआ, तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं कि कैसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए बीचों बीच में यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है। यहाँ पे बीचों बीच में पृथ्वी है और ये जो चंद्रमा है ये चक्कर लगा रहा है, देखिए। तो ये प्राकृतिक उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सौर मंडल की ग्रहों की तुलनात्मक तालिका कैसे होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बुध है उसका रंग कैसा है, भूरा। सूर्य से दूरी इसकी कितने किलोमीटर में, ठीक है, करोड़ किलोमीटर में, ठीक है। करोड़ की बात हो रही है, ठीक है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़ में पढ़ते हैं गणित में, वैसे यहाँ पे लिखा है 5.8 यानी कि 5.8 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य से, ठीक है। उसके बाद ग्रह का व्यास कितना है, तो 4878। अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का समय 58.6 दिन। सूर्य की परिक्रमा करने का समय 88 दिन। उपग्रहों की संख्या 0। तो इसी तरह से हम बाकी को पढ़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए यहां पर, ये देखिए, ये है एक सौरमंडल, है ना। यहां पर देखिए ये सूर्य है और सूर्य से इस तरह से दूरी है, ठीक है। तो सारी दूरी उस टेबल में जो तालिका दी गई है उसमें इसे सूर्य की दूरी के अनुसार दिया गया है, ठीक है। और जो व्यास होता है वो पृथ्वी का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। थोड़ा कलर दिख नहीं रहा होगा, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं हम रेड। देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम व्यास। समझ, जैसे आप गणित में पढ़ेंगे
कोई वृत्त हो, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी को हम कहते हैं व्यास। ये ऐसे भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, और ये ऐसे भी हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, तो इस दूरी को व्यास कहते हैं। तो वो जो टेबल में हमने पढ़ा था, यहाँ पर देखिए कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ग्रह का जो व्यास होता है किलोमीटर में कितना है, तो वो वही वाली दूरी है जो अभी हमने आपको बताया। इसी तरह से हम शुक्र का पढ़ लेंगे, ठीक है, और पृथ्वी का पढ़ लेंगे, मंगल का पढ़ लेंगे, बृहस्पति का पढ़ लेंगे, शनि का पढ़ लेंगे, अरुण का पढ़ लेंगे और वरुण का पढ़ लेंगे। देखिए जैसे कि रंग की बात करें तो रंग का ग्रह कैसे है, सूर्य का हल्का पीला है, पृथ्वी का नीला हरा है, मंगल का लाल भूरा गुलाबी रंग के पर सफेद पट्टी है, ठीक है, बृहस्पति के ऊपर है, और उसके बाद शनि सुनहरा पीला, अरुण आसमानी, वरुण गहरा आसमानी। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा यानी कि मून हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी कि 1/4। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है, ठीक है। आकाशीय पिंड मतलब हमने बताया ही था कि पिछले चैप्टर में कि आकाशीय पिंड वो होता है जो अंतरिक्ष में कुछ भी देखते हैं, ठीक है, तो उसमें तारे ग्रह सूर्य कुछ भी हो सकते हैं, वो सारे आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है। तो ये सर्वाधिक निकट आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ पे हमने देखिए पेन से लिखा हुआ है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी कि मून लाइट कहते हैं, जो हम लोग गांव में उंजरिया भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा इसको हम समझते हैं। आइए हम इसको ऐसे समझते हैं। यहाँ पर देखिए सन दिख रहा है आपको, और यहाँ पर दिख रहा है चंद्रमा, और यहाँ पर दिख रही है पृथ्वी, ठीक है। तो जो सन की लाइट है ये आके ऐसे पड़ती है किस पर, चंद्रमा पर, और चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, और जिससे हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का पास खुद की प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है इसे भी जाने, ठीक है। कलर सही नहीं है, पीला कर लेते हैं। शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों के परिभ्रमण एवं परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज में होती है। अरुण के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आइए हम इसको ऐसे समझते हैं। जैसे आपके घर में एक दीवार घड़ी लगी होगी, वहां पे इस तरह से देखिए, तो जो दीवार घड़ी पे देखते होंगे तो उसकी सुई इस ऐसे ही चलती है, इस वाले तीर के हिसाब से, ठीक है। तो ये होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई दिशा, ठीक है। और इस तरह से जो एरो लगी है ये होता है घड़ी के विपरीत, मतलब उस तरह से तो घड़ी चलती नहीं है, लेकिन ये घड़ी की विपरीत दिशा होगी, मतलब जब ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रह के बारे में कहा गया है कि शुक्र एवं यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में परिभ्रमण एवं परिक्रमण करते हैं। तो ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा, आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में, जिसको एस्ट्रॉइड कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने जो पिछले वीडियो सौरमंडल में वहां पे थोड़ा सा बताया भी है आप लोगों को, और हमने ये भी बताया कि इसको नेक्स्ट में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे अभी बताते हैं आपको। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोलविदों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट से बिखर गए थे, ठीक है। तो बिग बैंग थ्योरी अभी आएगी आगे, इसमें थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे हुआ था, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कैसे। ये देखिए यहाँ पर ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह, इसी के बीच में छोटे छोटे पिंड दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स, ठीक है। तो ये देखने में कैसे लगते हैं इसको हम थोड़ा देख लेते हैं।
यह एक पूरी पट्टी है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। आगे हम पढ़ते हैं उल्कापिंड, मेट्रॉइड व उल्कास्प के बारे में। धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा, जब ये पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्राय ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहा जाता है। तो समझ में आया उल्कास्म कब कहा जाता है? कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्कापिंड कहा जाता है। आइए इसको ऐसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, ये आपको दिख रही है पृथ्वी और ये वायुमंडल जहां से पृथ्वी का स्टार्ट होता है वो है। तो देखिए यहाँ पर एक उल्कापिंड आ रहा है, ठीक है, और ये पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश कर रहा है, ठीक है, तो ये घर्षण के द्वारा जल रहा है। तो इसी को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। और इसी के बाद अगर ये जलकर नष्ट हो जाता है तो इसको उल्कास्म कहते हैं, ठीक है। और अगर आगे चलकर जब ये नष्ट नहीं होता, ठीक है, उसके कुछ अवशेष बचे रह जाते हैं और वो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, तो हम उसी को क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। तो ये उल्कापिंड जो पृथ्वी पर आकर गिर जाते हैं, इससे पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं और कहीं कहीं जगह पर तो झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये दिख रहा है लोनार झील का फोटो। आगे हम पढ़ते हैं पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स के बारे में। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु, यानी कि पुच्छल तारे को हम धूमकेतु भी कहते हैं, ठीक है। पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैस धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो हमें चमकती हुई दिखाई पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह एक ही और चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं हैं, ऐसा कैसे संभव होता है? तो ये जो आइए करके देखिए, अपने बुक में पढ़कर अपने बच्चों को, अपने साथियों को बुलाइए और जैसे लिखा हुआ है ऐसे करिए, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग आपस में टकराएंगे नहीं। आइए पुच्छल तारों को हम ऐसे समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है पृथ्वी, है ना, यहाँ पे सूर्य है और ये जो पुच्छल तारे हैं, ये देखिए हमेशा इसकी जो पूंछें हैं ये सूर्य से बाहर की तरफ है और इसके जो मुंह है ये सूर्य की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है ना पूंछ। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा ऐसे ही होता है पुच्छल तारे। आगे हम पढ़ते हैं कुइपर मेखला, यानी कि क्यूपर बेल्ट क्या होता है? यह नेपच्यून के पार सौर मंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी डिस्क के आकार की एक विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने हैं, ठीक है। धूमकेतु इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यह ग्रह जैसे कई आकाशीय पिंड भी हो सकते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे। यहां पर देखिए ये है सन और इस सन के बाद, ठीक है, मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह के बारे में हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये तो हुआ क्षुद्र ग्रह और उसी के बाद जो वरुण ग्रह है, ठीक है, नेपच्यून, उसी के बाद में ये पट्टी आती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्यूपर बेल्ट। तो ये जो क्यूपर बेल्ट होता है ये देखिए ऐसे ही होता है यहाँ पर जी, और प्लूटो इसी क्यूपर बेल्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसे भी जाने, क्या लिखा हुआ है? हमारे सौर मंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते हैं, जिसको अभी हमने बताया यम, ठीक है। तो जम प्लूटो 9वां ग्रह था। यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था, ठीक है। अतिक्रमण मतलब उसको उसके रास्ते में आ जाता था।
अतः 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने M को ग्रह की श्रेणी से इसको हटा दिया। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कैसे। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, देखिए कैसे। यहां पर देखिए ये वरुण है, उसके बाद ये प्लूटो, पहले जो 9 ग्रह था वहां पे था, लेकिन ये ग्रहों को श्रेणी से अभी हटा दिया गया है। यहां पर देखिए ये प्लूटो है, कैसे उदास हुआ है कि हमको अलग कर दिया गया। गुस्सा है क्या, लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चों प्लूटो गुस्सा है या उदास है कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग गुस्सा या उदास मत होइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर कर दीजिए, जिससे कि अगर हम नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगी इस क्लास की तो उसके घंटी बजे आपके मोबाइल फोन पर। तो खुश रहिए, ध्यान रखिए अपने अपनों का। बाय बाय।